लंबे गहरे सांस लेके पवित्र ओम का उच्चारण करें। महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रब करते हैं। गरम गरम तली को आंखों में लगाएंगे और कोमड़ा से आंख खोलेंगे। प्रणाम, सभी को प्रणाम। क्लास आज के स्टार्ट करते हैं। कल हम थायराइड के बारे में पढ़ रहे थे और हमने उसकी सारी बीमारी वगैरह के बारे में पढ़ा और हम आ गए थे थायराइड के कारणों पे। ठीक है, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। थायराइडिज्म के कारण निम्नलिखित हैं। ग्रेव्स बीमारी के में पूरा अवर्टु ग्रंथि अति सक्रिय हो जाता है और अधिक हार्मोन बनाने लग जाता है। नोड्यूल्स अवर्टु ग्रंथि में भी अति सक्रिय हो जाता है। ठीक है, थायराइडाइटिस एक ऐसी बीमारी है जिसमें दर्द भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि अवर्टु ग्रंथि में ही रखे गए हार्मोन निर्मुक्त हो जाएं और जिससे कुछ सप्ताह या महीनों के लिए थायराइडिज्म की बीमारी हो जाए। दर्द रहित थायरोडिटिस अक्सर प्रसव के बाद महिलाओं में पाया जाता है और अत्यधिक आयोडीन कई औषधि में पाया जाता है जिसमें भी किसी अवर्टु में या तो बहुत अधिक बार या फिर बहुत कम बार हार्मोन बनने लगता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं उपचार के ऊपर। किसका उपचार क्या है? मानव में अतिगल ग्रंथिता के उपचार के लिए वृहद और आमतौर पर स्वीकार रचनात्मक और दमनात्मक थायरोस्टेटिक्स उपचार की प्रारंभिक अस्थायी उपयोग शामिल है और संभवतः बाद में स्थायी शल्य चिकित्सा या रेडियो स्तंभसारणी चिकित्सा का उपयोग भी किया जाता है। सक्रिय थायराइड कार्य के तहत सभी रास्ते कारण हो सकते हैं। उनमें आसानी से लेवोथायरॉक्सिन अनुपूरण से संभाला जा सकता है। ठीक है, तो इसमें सर्जरी भी हो सकती है और दवाइयां भी दी जा सकती हैं। दमनात्मक मतलब उसको सप्रेस करने के लिए, उसके काम को कम करने के लिए। और देखो क्या क्या चिकित्सा पद्धति है इसके अंदर, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अस्थायी औषधि चिकित्सा। अस्थायी औषधि चिकित्सा क्या है? थायराइड के अंदर थायरोस्टेटिक्स दवाई थायराइड हार्मोन के उत्पादन को अटकाती हैं, जैसे कि कार्बिमोजोल और मेथिमोजोल और प्रोपाइल थ्यूरेसिल। माना जाता है कि ये जो तीनों नाम मैंने बोले हैं, ये तीनों के लिए माना जाता है कि थायरोस्टेटिक्स पैरोक्सीडेज द्वारा थायरोग्लोबुलिन के आयोडीकरण को रोकने का काम करता है और इस तरह से टेट्राथायरॉयड T4 के निर्माण को रोक देता है ये। और थायराइड ग्रंथि के बाहर भी प्रोपोइथ्यूरेसिल काम करता है और सक्रिय रूप से T3 में अधिकांश T3 T4 के रूपांतरण को रोक देता है। तो ये इसको रोकते हैं और ये अस्थायी तौर पे होता है, हमेशा के लिए तो नहीं होता है। चूंकि थायराइड ऊतक आमतौर पर थायराइड हार्मोन का एक बड़ा संचय रखे हुए होते हैं और इसलिए थायरोस्टेटिक्स का प्रभावी हो पाने में कई सप्ताह लग जाते हैं और खुराक को प्राय महीनों की अवधि में टाइट्रेट करने की जरूरत पड़ती है। साथ ही नियमित रूप से डॉक्टरों की देखभाल
और परिणामों की जांच के लिए रक्त परीक्षण भी करते रहना पड़ता है। अब क्या बता रहे हैं इसके अंदर कि थायराइड के जो ऊतक होते हैं वो काफी सारे थायराइड हार्मोन को एक बड़ा स्तर मतलब बड़े अमाउंट के अंदर वो जो थायराइड ग्लैंड के अंदर थायराइड हार्मोन होता है, तो जो थायराइड स्टेटिक्स दवाई दी जा रही है उससे उसके ऊपर कंट्रोल करने में टाइम लग जाता है, क्योंकि ऑलरेडी है बना हुआ, ये तो बने हुए को और चेंज करने को रोक सकता है, पर जो बना हुआ है उसके ऊपर भी कंट्रोल करने में टाइम लग जाता है। तो कई महीने या फिर कई हफ्ते लग जाते हैं, कई बार महीनों तक वो दवाई चलती रहती है। तो उसमें क्या है कि उसको कंट्रोल को देखने के लिए बार बार ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं और टेस्ट करके देखते रहना पड़ता है, नियमित रूप से डॉक्टर के संपर्क में रहना पड़ता है और बार बार परीक्षण भी कराते रहना पड़ता है, मतलब कंटिन्यूस टेस्ट कराते रहो जिससे कि पता चलता रहे कि अब स्टेटस क्या है थायराइड का, ठीक है, हार्मोन कितना बन रहा है कितना नहीं बन रहा है, तो वो ब्लड सैंपल की रिपोर्ट से आ जाता है सामने। इसीलिए डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन रहना जरूरी होता है इसमें। प्रारंभिक उपचार में प्राय एक बहुत ही उच्च खुराक की जरूरत होती है, लेकिन अगर लगातार एक उच्च खुराक का इस्तेमाल किया जाता रहे तो रोगियों में अवटु अल्पक्रियता के लक्षण विकसित हो सकते हैं। वैसे शुरुआत में इसमें एक बड़ी डोज दी जाती है, लेकिन अगर उसी बड़ी डोज को अगर कंटिन्यूस रखा जाए तो फिर वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा उसके अंदर कि जो अति सक्रिय है वो मतलब अति अल्पक्रिया की तरफ चली जाती है कि काम ही नहीं करती है, फिर थायराइड हार्मोन ही नहीं बनेगा। तो उस तरीके के लक्षण भी विकसित हो जाएंगे अगर आप लगातार एक उच्च खुराक में रहोगे। तो शुरुआत में उच्च खुराक, उसके बाद उसको डिक्रीज करते रहना ज्यादा जरूरी होता है। खुराक का यह अनुमापन सही ढंग से कर पाना मुश्किल है और इसलिए कभी कभी बाधा व प्रतिस्थापन का ढंग अपनाया जाता है। इसलिए कभी कभी ब्लॉक और रिप्लेस वाली जो थेरेपी होती है उसको भी ये लोग यूज करते हैं। बाधा और प्रतिस्थापन उपचार में थायराइड हार्मोन को पूरी तरह से बंद करने के लिए पर्याप्त मात्रा में थायरोस्टेटिक्स लिए जाते हैं और मरीज का इलाज इस तरह से किया जाता है कि उसे पूरी अवटु अल्पक्रियता है, जैसे कि उसका इसी तरह से ट्रीटमेंट कर दिया जाता है। बीटा ब्लॉकर्स क्या है इसमें, जो उसमें ब्लॉकर्स और रिप्लेसर थेरेपी बताइए उसी के ऊपर है ये। बीटा ब्लॉकर्स क्या है, धकधकी, कंपन, व्यग्रता जैसे अति गल ग्रंथिता के आम लक्षणों में से अनेक कोशिकाओं की सतहों पर बीटा एंड्रोजेनिक अभिग्राहकों में वृद्धि द्वारा बीच बचाव किए जाते हैं। तो जो ये है बीटा ग्रंथि बीच बचाव करती है उसके अंदर, बीटा वाली बीटा एंड्रोजेनिक वृद्धि के बीच बचाव कहता है। विशिष्ट रूप से उच्च रक्तचाप के इलाज में इस्तेमाल किए जाने वाले बीटा ब्लॉकर्स इस प्रकार की दवा है जो इस प्रभाव को प्रति संतुलन कर देती है, तो उसके वो संतुलन में ले आती है इनको और धकधकी से के संवेदन से जुड़ी तीव्र धड़कन को कम करती है। जो धकधकी होती है उससे जो तीव्र धड़कन बढ़ जाती है तो उसको कम करने का काम करती है, कंपन और व्यग्रता में भी कमी लाती है और इस प्रकार अति गल ग्रंथिता से पीड़ित मरीज अक्सर तत्काल अस्थायी राहत प्राप्त कर सकता है। उसको तुरंत इफेक्ट मिलता है पर वो अस्थायी है, मतलब हमेशा के लिए नहीं है, पर उस टाइम के लिए तो उसे आराम मिल जाता है। जब तक कि ऊपर बताए रेडियो आयोडीन परीक्षण से अति गल ग्रंथिता का चरित्र चित्रण हो जाता है और फिर तब अधिक अस्थायी रूप से इलाज शुरू हो सकता है कि जब वो रेडियो आयोडीन परीक्षण हो जाता है उसके बाद स्थायी इलाज शुरू कर सकते हैं। ध्यान दें कि ये दवाएं अति गल ग्रंथिता का इलाज नहीं कराने की वजह से दीर्घकालिक प्रभावों का कोई इलाज नहीं करती, बल्कि ये केवल स्थिति के लक्षणों का इलाज करती हैं और उन्हें कम करती हैं। केवल ये स्थिति के लक्षणों का इलाज करती है और उनको कम करती हैं, बीमारी का इलाज नहीं करती हैं और इस वजह से दीर्घकालिक प्रभावों में कोई इलाज नहीं करती, बल्कि ये केवल स्थिति के लक्षणों का इलाज करती हैं और या उन्हें कम करती हैं। थायराइड हार्मोन के उत्पादन पर कुछ अल्पतम तथापि प्रोपोनोल से भी आता है और जिसका अति गल ग्रंथिता के उपचार में दो भूमिकाएं होती हैं। जो प्रोपोनॉल के अलग समव्ययी पदार्थ द्वारा निर्धारित होता है। एल प्रोपेनॉल बीटा अवरोधन का कारण है, इसलिए कंपन, धकधकी, व्यग्रता, गर्मी असहनशीलता जैसे अति गल ग्रंथिता के साथ जुड़े लक्षणों का उपचार करता है। तो जो वो लक्षण है ना उससे जो उत्पन्न होते हैं धकधकी वगैरह जितने भी सारे बताए गए उस लक्षणों का वो उपचार कर देता है, क्योंकि वो क्या है बीच में ब्लॉकर का काम करता है। जी प्रोपेनॉल थायरोक्सिन डियोडिनेज का अवरोध करता है और इस तरह T3 में T4 के रूपांतरण को अवरुद्ध करके कुछ हालांकि अल्पतम प्रभाव प्रदान करता है और अन्य बीटा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल केवल अति गल ग्रंथिता के साथ जुड़े लक्षणों के इलाज के लिए
किया जाता है। जो प्रोपेनॉल डी प्रोपेनॉल थायरोक्सिन डियोनेस का बता रखा है ना, अवरोध करता है, डियोनेक्स का अवरोध करता है, और इस तरह T3 के रूपांतरण, T3 में T4 के रूपांतरण को रोक दिया जाता है। और जो बाकी ये है वो क्या करता है, अब बीटा ब्लॉकर्स जो हैं वो क्या करते हैं, अतिगल ग्रंथि के साथ जुड़े हुए जो उसके अन्य लक्षण हैं उनके ऊपर काम करते हैं और उनको कंट्रोल कर देते हैं। अमेरिका में प्रोपेनॉल और ब्रिटेन में मेटोप्रोलोल का इस्तेमाल अक्सर अतिगल ग्रंथि के मरीजों के इलाज में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। स्थायी उपचार, आक्रामक रेडियो स्तंभस्थानिक चिकित्सा के कम उपयोग के लिए समय से पहले सर्जरी एक विकल्प है, कि टाइम निकले उससे पहले जो सर्जरी कर दी जाती है, तो ये एक विकल्प है उसका, कि उसका स्थायी इलाज हो जाता है। लेकिन ऐसे मामलों में तब भी इसकी जरूरत पड़ती है जिनमें थायराइड ग्रंथि बड़ी हो गई हो और गर्दन की बनावट पर दबाव का कारण हो, और या अतिगल ग्रंथिता का आधारभूत मूल कारण कैंसर संबंधित हो। अगर कैंसर संबंधित बीमारी भी है अगर उसमें, और गल ग्रंथि थायराइड ग्रंथि जो है ये बड़ी हो जाए, किसी किसी में आप देखोगे इसमें सूजन बिल्कुल, ये जो अपना ये एरिया है ना वो बिल्कुल क्लीन दिखता है सूजन, और ऐसे लाइन वाइज ना यहाँ पे क्लियर कट हमें महसूस होता है कि इसके थायराइड की प्रॉब्लम हो सकती है, वो उसका सिम्टम शो करता है। तो ऐसे वाले मरीजों में, और गर्दन की जब ये स्वेलन वगैरह बढ़ जाती है, गर्दनों पे दबाव का कारण बन जाता है, तो भी उसकी सर्जरी करी जाती है, या फिर वो मूलभूत आधार कारण कैंसर भी हो सकता है, तो भी उसकी सर्जरी करी जाएगी। सर्जरी, पूरे थायराइड या इसके एक भाग को निकालकर बाहर करना का प्रयोग व्यापक रूप से नहीं किया जाता है, क्योंकि अतिगल ग्रंथिता के सबसे आम रूपों में बहुत प्रभावकारी इलाज रेडियोधर्मी आयोडीन पद्धति द्वारा किया जाता है। और चूंकि पैराथायराइड ग्रंथियों को निकालने और आवर्तक लैरिंजियल तंत्रिका के काटे जाने से निकलना मुश्किल हो जाता है, और किसी बड़ी सर्जरी से यहाँ तक कि सामान्यकृत सत्वक गोलाणु संक्रमण हो जाता है, तो इसे ज्यादा यूज नहीं किया जाता। यूज नहीं करने का कारण इन्होंने क्यों बताया, कारण क्या बताया इन्होंने, कि क्या होता है कि वहां पे लैरेंजियल तंत्रिका अगर कट जाती है तो निकलना मुश्किल हो जाता है, मतलब परेशानी वाला हो जाता है, और कई बार ये जो सत्वक गोलाणु संक्रमण जो है वो भी हो जाता है। और कुछ ग्रेव्स रोग के मरीज तथापि इस या उस कारण से दवाओं को बर्दाश्त कर सकते हैं, वे रोगी उन्हें आयोडीन से एलर्जी है, या जो रोगी रेडियो आयोडीन से इनकार करते हैं वे शल्य चिकित्सा का विकल्प चुन सकते हैं, या तो जिनको एलर्जी है रेडियो आयोडीन से, या फिर जो रेडियो आयोडीन से इनकार करते हैं उस वाली पद्धति से, तो वो फिर शल्य चिकित्सा का विकल्प अपने लिए चुन लेते हैं कि हमें इस तरीके से नहीं, इस तरीके से ट्रीटमेंट कराना है, हमारी सर्जरी कर दो तो बात खत्म हो जाए। इसके अलावा कुछ सर्जनों का मानना है कि सामान्य रूप से बड़ी ग्रंथि वाले या जिनकी आंखें कोटर से बाहर निकली हुई हो, ऐसे मरीजों को आयोडीन युक्त उपचार असुरक्षित है। भय है कि रेडियो आयोडीन 131 की बहुत अधिक खुराक से मरीज के लक्षण बढ़ सकते हैं। तो इसमें ये भी है कि है ना,
जी मैम, क्या हुआ? क्लास जुड़ नहीं रहे हैं। नहीं, ज्वाइन नहीं है आप। जी सर अब आ रहा है? जी तो सर कहाँ से नहीं आ रहा था, कुछ आप बता सकते हैं मेरे को? देवेंद्र जी आप थे ना क्लास में? किस जगह से नहीं शो हो रहा था? माइक ऑन कीजिए अपना। 5 मिनट मैम, कम से कम। अच्छा 5 मिनट। 5 मिनट में तो काफी चले गए। कहाँ तक पढ़ाया आपने, कहाँ तक सुना देवेंद्र जी? जो सर्जरी पढ़ रहे थे। अच्छा सर्जरी के बाद नहीं आया? जी अच्छा तो मैं रेडियो आयोडीन से वापस पढ़ा देती हूँ। शायद इंटरनेट का कुछ इश्यू रहा होगा। रेडियो सर्जरी हमारा कंप्लीट हो गया था ना? कंप्लीट हो गया था ना रेडियो सर्जरी वाला? जी, 2 तो हम महीना पढ़ रहे है। हैं, हो गया था, ठीक है। तो अब रेडियो आयोडीन के बारे में पढ़ेंगे। रेडियो आयोडीन में क्या हमारे को बता रहे हैं, कैसा इसका उसमें ट्रीटमेंट चलता है, इस बारे में हम जानेंगे। रेडियो आयोडीन आयोडीन 131 रेडियो समस्थानिक चिकित्सा में अति सक्रिय थायराइड ग्रंथि का कार्य को सख्ती के साथ रोकने या एकदम से नष्ट करने के लिए एक बार के लिए रेडियोधर्मी आयोडीन को 131 को मुंह के जरिए दिया जाता है। गोली या तरल रूप में, किसी भी रूप में उसको, जो उसके 131 की डोज है उसको दिया जाता है। और अपादान कारक उपचार के लिए रेडियोधर्मी आयोडीन के समस्थानिक का प्रयोग नैदानिक रेडियो आयोडीन की तुलना में अधिक शक्तिशाली है। तो जो पहले वाला था वो रेडियो जो आयोडीन था वो क्या था, 123, ये है 131। और ये उसकी तुलना में 123 की तुलना में 131 अधिक शक्तिशाली होता है। और इसका जैविक अर्ध जिसका जैविक अर्ध जीवन 8 से 13 घंटे का होता है। इसका जो होता है अर्ध जैविक जीवन 8 से 13 घंटे का होता है। और आयोडीन 131 जो बीटा कणों को समाप्त कर देता है। इसका ये भी एक वो है कि ये बीटा कणों को भी समाप्त कर देता है, जो सीमित क्षेत्र में ऊतकों के लिए कहीं अधिक नुकसानदायक होता है। जो वहां का पूरा सीमित एरिया है, उसके जो ऊतक है उसके लिए अधिक नुकसानदायक होता है। का लगभग 8 दिनों का अर्ध जीवन होता है। इसके कितने दिनों का है? 8 दिनों का अर्ध जीवन काल होता है। जिन रोगियों पर पहली खुराक का असर नहीं होता है उन्हें कभी कभी रेडियो आयोडीन की अधिक अतिरिक्त बड़ी खुराक दी जाती है। कई बार क्या हुआ कि जितनी हमारे पास उसके लिए लिमिटेड जो एक खुराक की डोज होती है कि इतनी वाली डोज इसको दी जाएगी, तो उसको हमने एक बार दे दी पर उसका उसके ऊपर इफेक्ट नहीं हुआ, तो फिर क्या करते हैं, उसकी खुराक को बढ़ा दिया जाता है। और अगर खुराक बढ़ा दी जाती है तो इस इलाज में 131 थायराइड को सक्रिय कोशिका द्वारा उठा लिया जाता है। जो सक्रिय कोशिकाएं थायराइड में, उनके द्वारा उठा लेते हैं और उन्हें नष्ट कर देता है और थायराइड ग्रंथि को ज्यादातर या पूरी तरह से निष्क्रिय कर देता है। क्योंकि थायराइड कोशिका द्वारा आयोडीन को बड़ी सरलता से उठा लिया जाता है, इसलिए। और अति सक्रिय थायराइड कोशिका द्वारा और भी अधिक सरलता से। तो जो सक्रिय कोशिकाएं वो तो आसानी से ले ही लेती हैं, पर जो अति सक्रिय हैं, जो अति गल ग्रंथिता वाली अति सक्रिय कोशिकाएं, वो और भी सरलता से उठा लेती हैं। तो विनाश स्थानीय स्तर पे होता है, जो वहां का पर्टिकुलर एरिया है उसी जगह पे होता है और व्यापक दुष्प्रभाव नहीं होता है। जो साइड इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा बड़े एरिया में नहीं होगा, बस केवल उसी स्थानीय स्तर पे ही होता है। 50 वर्षों से रेडियो आयोडीन अंशोच्छेदन का प्रयोग होता रहा है और इसको उपयोग नहीं करने की एकमात्र बड़ी वजह है गर्भावस्था और स्तनपान। तो इसका उपयोग नहीं करने का क्या कारण रहता है? गर्भावस्था और स्तनपान। क्योंकि जो स्तनपान वाली महिलाएं हैं उनके अंदर है ना,
जो स्तन के ऊतक होते हैं ना, वो भी आयोडीन को उठा लेते हैं और अपने आप के अंदर समाहित कर लेते हैं। इसलिए उन ये गर्भावस्था और स्तनपान वाली महिलाओं के साथ में ये वाला ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है। एक बार जब थायराइड ग्रंथि को निष्क्रिय कर दिया जाता है, तब शरीर की थायराइड हार्मोन की मात्रा को पूरा करने के लिए प्रतिदिन मुंह के जरिए प्रतिस्थापन हार्मोन चिकित्सा आसानी से दी जा सकती है। जब एक बार थायराइड ग्रंथि को हमने निष्क्रिय कर दिया, तो फिर हमारे को फिर भी जरूरत तो है ना अपने बॉडी के जो रेगुलर वर्क है उनके लिए थायराइड की, क्योंकि वो सक्रिय बनाता है उन सब चीजों को थायराइड हार्मोन। तो थायराइड हार्मोन की जरूरत होती है, तो जितनी भी मात्रा की जरूरत होती है उसे ओरल डोसेस के द्वारा कंप्लीट कर दिया जाता है और हर दिन उसको दिया जाता है। वो चिकित्सा पद्धति आसान होती है। हालांकि एक विषम अध्ययन की टिप्पणी है कि अति गलग्रंथिता के लिए रेडियो आयोडीन इलाज के बाद कैंसर की घटनाओं में वृद्धि देखी गई है। अति गलग्रंथिता में कई बार ऐसा देखा गया अधिकतर में कि कैंसर वाली स्थिति देखी गई है, बट हर एक केस में नहीं है। अति गलग्रंथिता के लिए रेडियो आयोडीन उपचार का एक प्रमुख लाभ यह है कि औषधि चिकित्सा की तुलना में इसमें सफलता दर बहुत अधिक है। तो जो दूसरी औषधि चिकित्सा है उनसे इसके अंदर इसका जो वो है सफलता की जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छी है इसके अंदर। रेडियो आयोडीन की खुराक के चयन और इलाज किए जा रहे रोग जैसे कि ग्रेव्स बनाम विषाक्त गलगंड बनाम गर्म ग्रंथिका आदि पर निर्भर अति गल ग्रंथिता के निश्चित समाधान की सफलता दर 75 से 100% होती है, पर भिन्न हो सकती है। ठीक है। ग्रेव्स रोगियों में रेडियो आयोडीन का प्रमुख संभावित दुष्प्रभाव के रूप में जीवन भर के लिए अवटु ग्रंथि की अल्प सक्रियता का विकास हो जाता है, अल्पक्रियता का विकास हो जाता है। इसके लिए प्रतिदिन थायराइड हार्मोन के इलाज की जरूरत होती है। तो बस इसका ये दुष्प्रभाव है कि भाई उसकी वो अल्पक्रिया हो जाती है उसकी, और प्रतिदिन उसको थायराइड हार्मोन की गोली वगैरह देनी पड़ती है, थायराइड हार्मोन का इलाज देना पड़ता है। कभी कभी कुछ रोगियों को एक से अधिक रेडियोधर्मी उपचार की आवश्यकता होती है, और यह रोग के प्रकार, थायराइड का जो आकार है और दी गई प्रारंभिक प्रशासित खुराक पर निर्भर करता है। अनेक रोगी पहले इस बात से दुखी होते हैं कि उन्हें जीवन भर के लिए थायराइड हार्मोन की गोली लेनी पड़ेगी। फिर भी थायराइड हार्मोन सुरक्षित, सबसे और सस्ते और सबसे आसानी से निगले जाने वाले होते हैं। जो थायराइड हार्मोन की गोलियां हैं वो बहुत ही हार्मोन सुरक्षित हैं, सस्ते हैं और आसानी से निगल सकते हो आप, उनको कोई इश्यू नहीं होता है। कई बार होता है ना कि कुछ गोली कड़वी होती हैं या गले में जल रही हैं या ऐसा कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है, पर आसानी से निगल आप उसको सकते हो। हार्मोन थायराइड जैसे होते हैं और हार्मोन थायराइड के जैसे होते हैं तथा सामान्य थायराइड द्वारा ही बने होते हैं, सामान्य थायराइड से ही बने होते हैं वो। और आमतौर पर यह चिकित्सा बहुत अधिकांश रोगियों के लिए अत्यंत सुरक्षित और बहुत ही सहनीय है। मतलब सहन भी कर सकते हैं आप इसको, और बहुत ही सुरक्षित है, एकदम पूरी तरह से सेफ होती है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। रेडियोधर्मी उपचार के परिणाम स्वरूप थायराइड ऊतक के विनाश से अक्सर कई दिनों से लेकर कई सप्ताह तक एक चलायमान अवधि आती है, जो रेडियोधर्मी आयोडीन उपचार के बाद अति गल ग्रंथिता के लक्षण वास्तव में और बिगड़ सकते हैं। कई बार क्या होता है कि उसके बाद एक अवधि ऐसी भी आती है कि लक्षण और ज्यादा बिगड़ जाते हैं, मतलब और ज्यादा सीवियरिटी से दिखाई देते हैं। थायराइड हार्मोन युक्त थायराइड कोशिकाओं के रेडियोधर्मी आयोडीन जनित विनाश के बाद रक्त में थायराइड हार्मोन के जारी होने पर ऐसा होता है कि जो बाकी का हार्मोन है वो सारा एक साथ रक्त में चला गया, तो जो वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं, वो जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं, और फिर ऐसा लगता है कि जो कंडीशन है वो ज्यादा बिगड़ गई। कुछ रोगियों में बीटा ब्लॉकर्स जैसे औषधि उपचार इस अवधि में उपयोगी हो सकती है। तो बीटा ब्लॉकर्स किस पे काम करते हैं, हमने भी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि बीटा ब्लॉकर्स जो उनके सिम्टम्स होते हैं उनको कम करने पे काम करते हैं। मतलब तो धकधकी है, व्यग्रता है, अति गर्मी न सहन करने वाली स्थिति है, इन सब, और जो हृदय की गति है और तेज नाड़ी वगैरह चलना, ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं उनके ऊपर कंट्रोल करता है। तो बीटा ब्लॉकर्स ऐसी स्थिति में बहुत अच्छा काम करते हैं, उन सारे सिम्टम्स का इलाज करते हैं और उन्हें ठीक कर देते हैं। जैसे औषधि उपचार इस अवधि में उपयोगी हो सकती है। अनेक रोगी शुरुआती कुछ सप्ताह को बिना किसी समस्या के बर्दाश्त करने में समर्थ होते हैं। बिना किसी समस्या के वो लोग उनको बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि वो पहले से भी तो उसको झेल ही रहे होते हैं। पर किसी में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर उनको प्रॉब्लम होती है। आमतौर पर एक छोटी सी गोली के रूप में दिए जाने वाले रेडियोधर्मी आयोडीन उपचार के बाद अधिकांश रोगियों ने कभी भी किसी कठिनाई का अनुभव नहीं किया। एक छोटी सी गोली को देने के बाद में अधिकतर ये होता है, लगभग 99% में है कि ऐसा कुछ भी अनुभव नहीं किया उन्होंने कि कोई उनको प्रॉब्लम हो रही है। अगर थायराइड में हल्की सूजन विकसित हो
और गर्दन या कंठ क्षेत्र में परेशानी पैदा कर रही हो, तो कभी कभी कुछ दिनों के बाद गर्दन सुकुमारता या गले का शोध प्रकट हो सकता है। ठीक है, अगर किसी को हो रही हो इस तरीके की परेशानी तो ये वाली चीज प्रकट हो जाती है, मतलब दिखाई देती है। यह आमतौर पर अस्थायी होता है और यह बुखार आदि के बाद के साथ संबंध नहीं होता है। किसी के भी साथ में इसका कोई संबंध नहीं होता है, वो नहीं होता है ये, और अस्थायी होता है कि थोड़ी दिन में अपने आप ही ठीक हो जाता है वो। रेडियोधर्मी आयोडीन उपचार के बाद जो महिलाएं स्तनपान कराती हैं उन्हें कम से कम 1 सप्ताह और संभवतः अधिक समय तक के लिए स्तनपान कराना बंद कर देना चाहिए। कि अगर ये ट्रीटमेंट चल रहा है तो आप दूध मत पिलाओ बच्चे को, और कुछ टाइम तक उसको पूरी तरह से रोक देना चाहिए, स्तनपान नहीं कराना चाहिए। क्योंकि रेडियोधर्मी आयोडीन उपचार के कई सप्ताह बाद भी रेडियोधर्मी आयोडीन की कुछ मात्रा स्तन के दूध में पाई जाती है। तो क्यों? क्योंकि स्तन का दूध भी क्या करता है, रेडियो आयोडीन को तुरंत पिक कर लेता है और अपने अंदर समाहित कर लेता है। समाहित कर लिया तो वो दूध के साथ निकल करके बाहर आता है, तो फिर वो आपका बच्चा भी स्तनपान के साथ उस दूध को, उस आयोडीन वाले जो इस मेडिसिन है रेडियोधर्मी आयोडीन उपचार, उसको ले रहा है, तो उस तक वो ना जाए, इसलिए स्तनपान नहीं कराना चाहिए। क्योंकि रेडियोधर्मी आयोडीन उपचार के कई सप्ताह बाद भी इसमें आयोडीन की कुछ मात्रा स्तन के दूध में पाई जा सकती है। रेडियो आयोडीन के बाद में एक आम परिणाम होता है अति गलग्रंथिता, अर्थात अवटु अतिक्रियता से आसानी से उपचार योग्य अवटु अल्प क्रियता में एक बदलाव। ठीक है ना, कि बहुत अति वाली स्थिति अल्प में चेंज हो जाती है। और यह ग्रेव्स थायरोटॉक्सिकोसिस का इलाज करा रहे 78% में, तथा विषाक्त बहुपर्विल गलगंड या अकेले विषैले ग्रंथि अबुर्द का इलाज करा रहे 40% में होता है। रेडियो आयोडीन की बड़ी खुराक का प्रयोग उपचार विफलता की घटनाओं को कम कर देता है। जिसका बड़ा होता है वो उसको विफलताओं को कम कर देता है, तो सक्सेस रेट बढ़ जाती है। इलाज के उच्च प्रतिसाद के लिए हर्जाने के रूप में फलस्वरूप अवटु अल्पक्रियता की ऊंची दर अधिकांशतः शामिल है, जिसका हार्मोन इलाज जीवन भर करना पड़ता है। तो जब इनका इलाज करते हैं, ये अवटु वगैरह और विषाक्त गलगंड वगैरह का जब इलाज चलता है, तो उसमें क्या आता है, हर्जाना ये मिलता है कि वो आपकी जो अवटु ग्रंथि है अल्प क्रियाशील हो जाती है, तो हार्मोन का इलाज जीवन भर चलता है। तो उस हार्मोन की पूर्ति के लिए जिंदगी भर आपको हार्मोन थेरेपी वो वाली एक टैबलेट लेनी पड़ती है। तो कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, ज्यादा ठीक है वो। अल्ट्रासाउंड स्कैन में थायराइड में रेडियो आयोडीन चिकित्सा से एक रूप से संवेदनशीलता में वृद्धि देखी गई है। ऐसे खचाखच भरे बड़ी कोशिकाओं के कारण होता है, जो बाद में 81% हाइपोथायराइड में बदल जाती है। जो हाइपरथायराइडिज्म होता है वो, ये वाली जो चिकित्सा हम दे रहे हैं पद्धति, उसमें हाइपोजेनिक संवेदनशीलता में वृद्धि होती है, और है ना जो बहुत ज्यादा खचाखच भरी हुई ये होती है कोशिकाएं, वो बाद में 81% हाइपोथायराइडिज्म में बदल जाती है, क्योंकि उसको अल्पक्रिय कर दिया जाता है, वो बदल जाती है, जो सामान्य स्कैन प्रकटन वालों की तुलना में 37% अधिक होता है। थायराइड स्ट्रॉम क्या है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अति गलग्रंथिता के चरम लक्षणों के साथ थायराइड स्ट्रॉम उपस्थित होता है। इसका इलाज आक्रामकता के साथ किया जाता है, उपयुक्त संयोजनों के सहित पुनर्जीवन उपायों के साथ, जिनमें शामिल है मेथिमजोल जैसे एक थायोनामाइड के बाद प्रोपोनोल जैसे शिराभ्यंतर बीटा ब्लॉकर्स, एक आयोडीनेटेड रेडियो कॉन्ट्रास्ट एजेंट या फिर रेडियो कॉन्ट्रास्ट एजेंट उपलब्ध नहीं हो तो आयोडीन घोल या और एक शिरा अभ्यंतर स्टेरॉइड हाइड्रोकॉर्टिजोन, ये सारी चीजें इस थायराइड स्ट्रॉम के अंदर दी जाती हैं। और थायराइड स्ट्रॉम क्या होता है कि अति गलग्रंथिता के चरम लक्षण, तो जितने भी लक्षण मैंने अभी तक पढ़ाए थे कि उनको धकधकी तेज होती है, उनकी नब्ज बहुत तेज चलती है, हार्ट बीट तेज होती है, बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, अति पसीना आता है, बहुत ज्यादा पसीना आता है, ये सब जितने लक्षण है वो चरम पे होते हैं और बहुत ज्यादा तेजी के साथ होते हैं, तो उनका इलाज भी उतनी ही आक्रामकता से किया जाता है और उनको हाई डोसेस देकर के उस थायराइड स्ट्रॉम को रोकने की कोशिश की जाती है। और अगर उस थायराइड स्ट्रॉम का टाइम रहते इलाज नहीं किया जाए तो वो क्या होता है, फिर उसमें चेंज हो जाता है,
हमारे मृत्यु दर तक हमें पहुंचा देता है या फिर हमें कोमा में ले जाता है। तो इसका तुरंत इलाज बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर आप देख रहे हो कि हाइपरथायराइडिज्म है, अतिगल ग्रंथिता है और इसमें उसके सिम्टम्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि थायराइड स्ट्रॉम है ये, और इसको हॉस्पिटलाइज्ड कराने की जरूरत है। तो उसको आप एडमिट कराइए और जाकर के उसका ट्रीटमेंट करिए, क्योंकि डॉक्टर ही उसका इलाज कर सकता है। नहीं तो पहले वो उस कोमा में जाता है पेशेंट और उसके बाद में फिर बहुत हद तक उसमें डेथ हो जाती है। तो इसे मतलब छोटी मोटी चीज नहीं समझनी चाहिए। अगर इस तरीके से लक्षण एकदम से अनियमित तौर पे ड्रास्टिकली चेंज हो रहे हैं और बढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा, और कंट्रोल आप किसी भी तरीके से नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा लक्षण ये भी दिखाई देता है कि एकदम से पसीना, इतना ज्यादा पसीना होता है कि जैसे कि कपड़े पूरे भीग ही जाते हैं, कि आप उनको निचोड़ लो, इतना ज्यादा पसीना कि टपक रहा है, बह रहा है बुरी तरह से। ये लक्षण है। बहुत ज्यादा तेज उनको घबराहट, व्यग्रता, ये सारी चीजें इतने ज्यादा होते हैं कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पाते अपने आप के ऊपर। अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है तो फिर अवेयर हो जाओ कि ये स्थिति सामान्य नहीं है, ये थायराइड स्ट्रॉम हो सकता है। और अगर नहीं भी हो, अगर किसी और कारण से भी इस तरीके की चीजें उत्पन्न हो रही हैं, तो भी मैं तो यही कहूंगी कि आप हॉस्पिटल जाइए, इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाइए और जाकर के एडमिट हो जाइए एक बार, ताकि डॉक्टर पता कर पाए कि ये थायराइड स्ट्रॉम है या किसी और अन्य बीमारी के कारण ऐसे सेम लक्षण प्रकट हो रहे हैं, या फिर आपकी जो ये अतिगल ग्रंथिता वाली बीमारी है उसके कारण जो दूसरी बीमारी है उसके जो सिम्टम्स है वो इतने हाई होकर के दिखाई दे रहे हैं, जो कि चाहे वो थायराइड स्ट्रॉम के रूप में आए या फिर वो दूसरी बीमारी के उसमें आए, है तो शरीर के लिए हानिकारक ही ना। तो उसका ट्रीटमेंट टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो समय रहते जब आप पहुंच जाएंगे हॉस्पिटल और आपका इलाज हो पाएगा, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं और वहीं की वहीं इस बीमारी को रोक सकते हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा थायराइड के बारे में। तो थायराइड में हम सुनते हैं ना कि हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म, तो हाइपो और हाइपर के अंदर हाइपरथायराइडिज्म कितना खतरनाक है, इसका ऊपर पूरा ये दिखाया गया कि हाइपो तो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है, तो वेट वगैरह बढ़ने वगैरह से देख सकते हैं कि हाँ मोटापा बढ़ गया या बाल खराब हो गए, स्किन खराब हो गई या कुछ ऐसी चीजें आ गई, कंसीव वगैरह नहीं कर पा रहे हैं, ये सब उसके अंदर सिम्टम्स होते हैं, पढ़े थे अपन ने। पर जो अतिगल ग्रंथिता है, हाइपरथायराइडिज्म है, जिसमें कि पेट कम हो जाता है, बहुत ज्यादा क्रियाएं बढ़ जाती हैं, अति व्यग्रता, धकधकी, धड़कन तेज होना, नब्ज तेज चलना, ये सारी चीजें जब उसके अंदर हैं तो वो ज्यादा खतरनाक स्थिति है और उसको कंट्रोल करना और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे कि हमारा हृदय परिसंचरण संबंधित रोग क्या क्या है। तो हृदय परिसंचरण से संबंधित रोग हैं हृदय के जन्मजात रोग, हृदयपात, अपस्फीति या उच्च रक्तचाप एवं निम्न रक्तचाप, दोनों पढ़ेंगे, हाई बीपी और लो बीपी, और रूमेटिक ज्वर क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। 50 तो हो गए हैं, चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 5 मिनट। एक हृदय रोग कई स्थितियों का वर्णन करता है जो कि हमारे दिल को प्रभावित करती है। एक हृदय का रोग बहुत सारी स्थितियों को बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं और क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके ऊपर। हमारे हृदय और परिसंचरण के सभी रोग शामिल हैं। इसमें हृदय और परिसंचरण के सभी रोग शामिल हैं, जिसमें रक्त वाहिका के रोग जैसे कोरोनरी धमनी रोग, एंजाइना, दिल का दौरा, स्ट्रोक, जन्मजात हृदय रोग शामिल हैं, जो कि एक व्यक्ति के साथ पैदा हुए हृदय दोष हैं। तो कुछ लोगों को आपने देखा होगा ना कि जन्म के साथ ही उनको हार्ट की कुछ ऐसी डिजीजेस वगैरह होती हैं, जैसे हार्ट में छेद वगैरह हैं या कुछ एबनॉर्मलिटीज हैं, वो जन्म के साथ जो होते हैं उसे जन्मजात हृदय दोष कहते हैं। दिल की बीमारी के बारे में सुनते ही सबसे पहले दिमाग में जो ख्याल आता है वो है हार्ट अटैक। ये सच है कि लोगों में दिल की बीमारी में दिल का दौरा सबसे आम है, लेकिन ये केवल लोगों को ही नहीं हो सकता है। चिकित्सा की भाषा में हृदय रोगों को हृदय रोग के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसे सरल रखने के लिए हम इन्हें हृदय रोग कहना पसंद कर देते हैं। ठीक है, हृदय रोग होते क्यों हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे। इतना ही पढ़ेंगे, हृदय रोग क्यों होते हैं।
अब एक हृदय रोग तब होता है जब एथेरोमा के क्रमिक निर्माण की धमनियां संकुचित हो जाती हैं, जो धमनियां हैं संकुचित हो जाती हैं और धमनी की दीवारों के भीतर एक वसा युक्त पदार्थ जम जाता है, जो हम कहते हैं ना इसमें कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, अंदर जम रहा है, बंद होने लग रही हैं आपकी जो ये धमनियां हैं वो, और जगह कम होती जा रही है, संकुचन हो रहा है, वो वाली बात। तो वसा युक्त पदार्थ जो होता है वो कोलेस्ट्रॉल है, वो उसमें जमने चालू हो जाता है और बढ़ता जाता है। समय के साथ धमनियां इतनी संकरी हो जाती हैं कि वो हृदय को पर्याप्त ऑक्सीजन और ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति नहीं कर पाती। वही तो ले जाती है खून को लाना और ले जाना, ऑक्सीजन वाला खून और यूज होने के बाद में बिना ऑक्सीजन वाला खून, तो उसको आना ले जाने का, लाने ले जाने का काम है इन लोगों का। तो ये जब अपनी आपूर्ति नहीं कर पा रही है ऑक्सीजन युक्त रक्त की, तब एंजाइना पैदा हो सकता है और सीने में दर्द और बेचैनी होती है। यदि धमनियों में एथेरोमा का एक टुकड़ा टूट जाता है तो ये रक्त के थक्के के गठन की ओर जाता है। अगर एथेरोमा का एक भी टुकड़ा टूट गया और वो उसके अंदर आ गया रक्त प्रभाव में, तो वो क्या, जैसे ही रक्त के संपर्क में आता है तो वहां एक रक्त का थक्का बन जाता है, एक जाल जैसा बन जाता है, थक्का जैसा बन जाता है, जो उसके आने जाने को और ज्यादा ब्लॉक करता है, उनके आने जाने को और ज्यादा अवरुद्ध कर देता है, वो रोक देता है। यह रक्त का थक्का कोरोनरी धमनी को अवरुद्ध कर सकता है और हृदय की मांसपेशियों को ऑक्सीजन युक्त रक्त की आपूर्ति को कम कर देता है। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया कि वो जैसे थक्का बन गया, आप ये सोचो कि ये नली है, हमारी धमनी है, और इसके अंदर से ये यहाँ पे ये वसा युक्त जम रहा है और इसके अंदर से वो एक टुकड़ा टूट के बीच में आ गया, जैसे इसके बीच में आ गया और इधर से ब्लड आ रहा है, तो जैसे ब्लड आया इधर से वो क्लॉट हो गया और क्लॉट होकर के उसने पूरा का पूरा एक थक्का बना दिया। तो इधर से क्या होगा, जो थोड़ी थोड़ी सी बची हुई जगह होंगी, खाली साइड्स होंगी, थक्का कैसा बनता है, मकड़ी के जाले के जैसे हो जाता है वो। और कभी कभी ज्यादा भी होता है, कभी किसी एक साइड से जगह होती है, कभी किसी कम साइड से जगह होती है, तो वहां से खून के आने जाने की जगह क्या हो गई, कम हो गई रक्त प्रवाह। तो रक्त प्रवाह कम हो गया और खून की आपूर्ति, जो ऑक्सीजन युक्त खून है उसकी आपूर्ति कम हो जाती है। तो क्या होता है, हृदय की मांसपेशियां जो होती हैं स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, क्योंकि उनको ऑक्सीजन वाला ब्लड नहीं मिल पा रहा है। इससे हार्ट अटैक के रूप में माना जाता है। उसी को हम हार्ट अटैक कहते हैं कि ब्लड सप्लाई प्रॉपर्ली हो नहीं पाई, थक्के के कारण खून रुक गया, तो फिर ऑक्सीजन मिली नहीं और हार्ट अटैक आ गया। एट द टाइम तुरंत हार्ट अटैक आ गया। यदि गठित रक्त का थक्का आपके मस्तिष्क में रक्त ले जाने वाली धमनी को अवरुद्ध कर देता है, अगर वो हार्ट ब्रेन वाली को अवरुद्ध कर देता है, तो ये मस्तिष्क के हिस्से की रक्त आपूर्ति को काट देता है और इससे हार्ट स्ट्रोक के रूप में जाना जाता है। तो इसे हार्ट स्ट्रोक कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा, बिल्कुल वो अपने होशो हवास में नहीं रहते, और वो स्ट्रोक इतना खतरनाक होता है कि वो बहुत ज्यादा जानलेवा होता है, हार्ट स्ट्रोक। हम अक्सर सुनते हैं कि किसी व्यक्ति को उच्च रक्तचाप की शिकायत है या दिल का दौरा पड़ा है। ये गरीबों और अमीरों दोनों को ही होने वाली गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं, ये किसी को भी हो सकती हैं। जैसे जैसे जीवाणु से होने वाली बीमारियां कम होती जा रही हैं, वैसे वैसे अधिक हृदय वाहिका की बीमारियां सामने आ रही हैं। जैसे जीवाणु वाली बीमारियां कम हो रही हैं, तो ये वाली बीमारियां ज्यादा सामने आ रही हैं। ये बीमारियां अक्सर खास कर बड़ी उम्र के लोगों में ज्यादा होती हैं और हमको इन बीमारियों से भी जूझना पड़ता है। फिर आगे हमको भी इन बीमारियों से जूझना ही पड़ता है। ये इसके बारे में इतना ही कि हृदय रोग क्यों होते हैं और किस कारण से, तो ये बता दिया मैंने आपको। कल हम पढ़ेंगे रूमेटिक बुखार, उच्च रक्तचाप और दिल की बाकी की बीमारियों के बारे में। तो आप सब इसको पढ़ के आना, ठीक है। हम इसको कल पढ़ेंगे। और जिसने अपना काम नहीं भेजा है भेज देना भाई, सारों को ही भेजना चाहिए। जो नहीं भेजेंगे फिर उनको मार्क्स नहीं मिलेंगे उस हिसाब से असाइनमेंट में, ठीक है। आप सब अपना काम भेजो मुझे। और सुष्मिता जी, आपने भेजा है क्या मुझे कोई काम अपना? आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक ऑन कीजिए। हाँ मैम, मैं 2 दिन क्लास अटेंड नहीं की थी, काम था, तो मैंने कुछ भेजा नहीं, कुछ किया नहीं। अब कर लेना, अभी तक तो सेल तक आया, उसके बाद आया नहीं मेरे पास, है ना? हाँ हाँ, है ना, उसके बाद नहीं आया। मैं देख रही थी, चेक कर रही थी, तो नहीं है, तो आप उसके आगे का मुझे करके भेज देना, ठीक है। और बाकी भी जिन लोगों ने नहीं किया है, फिर आपके असाइनमेंट में नंबर कटेंगे तो मेरे से मत कहना, क्योंकि मैं बार बार आप लोगों को बोल रही हूँ कि होमवर्क करके भेजो आप। और अभी इसके बाद हम रिवीजन चालू करेंगे तो उसमें भी बहुत ज्यादा काम आएगा, क्योंकि थोड़ा सा रह गया अब आपका सिलेबस। मुश्किल से 32-34 पेज रह गए, बस फटाफट से खत्म हो जाएगा। फिर बाकी हम सारा रिवीजन चालू करेंगे, टेस्ट वगैरह होंगे, तो वो फिर आपको
उसी में काम आएगा। अभी अगर तैयारी कर लोगे तो बढ़िया है। क्वेश्चंस भी आपको साथ के साथ मिलते जा रहे हैं, फिर क्वेश्चंस भी तब मैं बना के दूंगी, फिर आप कहोगे कहाँ से बता दिया, कहाँ से आ गए क्वेश्चंस। जो लोग क्लास नहीं ले रहे हैं या जो लोग नहीं होमवर्क कर रहे हैं, तो उनको प्रॉब्लम आएगी ना बाद में। तो सभी लोग काम करो और भेजो उसको। नहीं समझ में आता तो वापस से वीडियो देखो उठा करके, आप यूट्यूब पे पड़ी भी होती हैं, नहीं तो फिर लिंक अगर डलवाना है तो डलवा देते हैं उस पे हम ग्रुप पे। पर देखो इनको वीडियोस को एक बार वापस, ताकि आपको समझ में आए कि क्या पढ़ाया है। ठीक है, चलिए कोई क्वेश्चन है क्या? मैम नहीं है इस दो मैम इस दो दिन में कोई क्वेश्चन दिए हैं तो मुझे पता नहीं है। अभी मैंने देवेंद्र जी दिया था, कल तो दिया नहीं कोई क्वेश्चन, परसों भी नहीं दिया था। नहीं दिया, ठीक आज है। भी कोई क्वेश्चन नहीं दिया। ठीक है, जो अभी तक दिया था पहले तक उसमें आप थी तो वो करके भेज दीजिए। देवेंद्र जी करवा दीजिए शांति पाठ। ठीक है, फिर कल मिलते हैं सब। आइए सर्वप्रसिद्ध प्रार्थना कमल गर्दन सीधी करते। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।